everyone, welcome to the 7th lecture of gaseous state, and it is specifically for BSc students of first semester basically, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है मोस्टली. सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं. हमें पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है. हमें पता है कि बॉयल्स लॉ जो है इसका मतलब होता है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, एंड फॉर चार्ल्स लॉ हमें पता है कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ये दोनों लॉ हैं, बचपन में पढ़े थे हमने, राइट. ओके. सो इस पर्टिकुलर लेसन में हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसका रिलेशन निकालेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन से. काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइंड आउट की है. अगर आपको नहीं आता तो आप चेकआउट कर लो पुरानी वीडियोस. और अभी इवन लास्ट टॉपिक पे भी मैंने कवर किया था थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी वगैरह लास्ट टू लास्ट टॉपिक पे. काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/3 mc². सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है. PV इक्वल्स टू PV इज इक्वल टू 1/3 mnc². ठीक है. सुन लो, अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं. ओके, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ. ठीक है, पढ़ते हैं ज़रा अब हम. यहाँ पे ना मैंने एक PDF ली है फ्रॉम अ बुक, उससे हम पढ़ेंगे. According to this, one of the three states of aggregation, only the gaseous state allows a comparatively simple quantitative description. For the present, we shall restrict the description to the relations among such properties as mass, pressure, volume, and temperature. We shall assume that the system is in equilibrium so that the values of the properties do not change with time, so long as the external constants on the systems are not altered. So देखो समझो. वन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन, ये वाला जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, इसको देखना. गैसियस स्टेट जो है ना, ये कंपैरेटिवली सिंपल क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारी हेल्प करती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत फार अपार्ट हैं. एज सच प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस डिफ्लेक्ट नहीं होते छोटी मोटी चीज़ों से. ठीक है. और जो हम प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर में फोकस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन जो हमें इस चैप्टर में करना है वो मास, प्रेशर, स्पेसिफिकली यहाँ इस टॉपिक में तो मास, प्रेशर और वॉल्यूम, इवन टेम्परेचर, इनके कोरिलेशंस फॉर अ गैस. सबसे पहली बात हो रही है, अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि गैस की बात हो रही है. जितनी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, इट्स ऑल फॉर अ गैस. तो हम यहाँ पे सिर्फ एक गैस की बात कर रहे हैं. ठीक है. उसी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे वो गैस के बारे में ही होगी आज के पूरे लेक्चर में. और दूसरी चीज़ ये कि हमने कंसीडर किया कि कोई भी सिस्टम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस सिस्टम में क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम पेस से हो रही हैं. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना कोई चेंज नहीं फॉर्म हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा. यानी कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है. जो भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है. गैस की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, ताकि उसका मास चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो. इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो होता है. देखो, इक्विलिब्रियम ना उस तरह से समझो, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ. जैसे एक तराजू है, ठीक है, उसमें 2 साइड वो होते हैं, बैलेंसेस होते हैं, है ना. तो जब वेट यहाँ ज़्यादा रख देते हैं तो ये वाला हिस्सा नीचे चले जाता है. जब वेट यहाँ ज़्यादा रख देते हैं तो ये वाला हिस्सा नीचे चला जाता है. हमने क्या किया, हमने बराबर वेट रख दिया दोनों जगह. तो आप देखोगे ना, बैलेंस जो है ऊपर और नीचे का इक्वल हो जाता है. ये भी उतना ही नीचे जाएगा, ये भी उतना ही नीचे जाएगा. तो क्या होगा,
ये दोनों सेम हाइट पे आ जाएंगे, एग्जैक्टली सेम हाइट पे। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को ना हम कोरिलेट कर सकते हैं आपके गैस से। सपोज करो एक गैस है, यहाँ से वेपराइजेशन हो रही है 3 मॉलिक्यूल्स की, कंडेंसेशन भी उतनी ही हो रही है 3 मॉलिक्यूल्स की उतने ही टाइम पे, मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा कांस्टेंट आ जाएगा ना, सेम हाइट की जगह कोशिश सोचो कि कांस्टेंट ही गैस जो है जितनी थी उतनी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर की वजह से भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पे रखना ज़रूरी है ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, ओके। तो अब आगे पढ़ते हैं। आ सिस्टम इज इन अ डेफिनेट स्टेट और कंडीशन व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज देखो, अब इसमें क्या समझना ज़रूरी है, इसमें ये समझना ज़रूरी है, मैं आपको ना एक अलग स्लाइड पे लेके चलती हूँ, बताती हूँ एक चीज़। देखो, हमको पता है कि मैटर की ना 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ना इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मास से रिलेट कर लें या किसी चीज़ की सिर्फ प्रॉपर्टी देख के हम ये बता सकें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो वो हम कैसे करेंगे, मेन चीज़ तो यही है ना अपने पास। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लो, अज्यूम करो, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कोई 25 फैक्टर्स हैं अपने पास, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैरामीटर जिनसे हम इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ लेंगे, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जिससे हम बता सकते हैं कि सिस्टम है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मैं इस सर्कल में लिखूँगी। ओके, देखो, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी 1, 2, 3 और 4। सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उससे हम बता सकते हैं कि सिस्टम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उसकी स्टडी भी कर सकते हैं, वही पढ़ते हैं। पहली है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर, ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ योर मास। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़, अगर हम 4 चीज़ें हमें पता हैं अगर, तो हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, इन चारों की उससे यूज़ से अब हमें ये तो पता चल गया कि इन चारों की उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। बट मेन क्वेश्चन अभी भी बचता है, वो क्वेश्चन ये है कि हमें ये तो पता चल जाएगा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, लेकिन इनके आपस में भी रिलेशन हमें पता होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ की वॉल्यूम निकाली, ठीक है, एक चीज़ की वॉल्यूम निकाली, फिर उसका प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा, फिर टेम्परेचर मेज़र करा, फिर मास मेज़र करा। हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे हम डायरेक्टली बता सकें कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, इसके थ्रू डायरेक्टली बता सकें नेचर ऑफ दी गैस। गैस की स्टडी के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम इनमें से एक को निकालें और बाकी सब उससे निकल आए, और उनका आपस का रिलेशन हमें पता हो। इनकी आपस की कोडिपेंडेंसी भी हमारे पास होनी चाहिए ना। ठीक है, इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो, आप सोचो, आप सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह सुबह उठते हो, तो आपको पता होता है कि आपको पहले नहाना है ना, उसके बाद में आपको नाश्ता करना है और फिर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपने नहाने में ज़्यादा टाइम ले लिया तो क्या होगा, खाने का टाइम कम करना पड़ेगा, तभी तो समय से पहुँचोगे, है ना। तो हमें पता है कि गैस का नेचर जो है फिक्स्ड है। ठीक है, गैस का नेचर फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि हमारा जाने का टाइम फिक्स्ड है। ठीक है, तो गैस में कुछ ना कुछ चीज़ अगर हम फिक्स कर देते हैं हमारे पैरामीटर्स में से, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है, राइट।
अब देखो, पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको गैस की भाषा में समझाती हूँ। जैसे हम लोग मान लो फिक्स कर देते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। मैंने कहा मैं टेम्परेचर जो है वो फिक्स कर दूँगी, तो मैंने टेम्परेचर को कर दिया फिक्स, ठीक है। तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम का क्या पता चल जाएगा, आपस का रिलेशन मिल जाएगा। अगर मैं प्रेशर फिक्स कर दूँ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का मिल जाएगा, ठीक है। मास तो गैस का कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम पे, तो वो तो एक अलग चीज़ है, तो हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बात बचती है इन तीन चीज़ों की, ये कैसे निकालनी है, क्या करना है इनका, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो, आपको पता है कि आपका कहीं पहुंचने का टाइम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, ठीक है। टाइम हमारा फिक्स्ड है, सोचो। तो हमें उसको डिवाइड किस किस में करना है, हमें उसको डिवाइड करना है नहाने के टाइम में और खाना खाने के टाइम में। जाने से पहले यही दो चीज़ करते हैं ना। तो अगर वही नहाने का ज़्यादा टाइम लगा तो खाने का कम हो जाएगा, और खाने का ज़्यादा लोगे तो नहाने का कम हो जाएगा, जब जाने का टाइम फिक्स्ड है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने कांस्टेंट करी ताकि हम दो चीज़ों में उसको डिवाइड कर सकें, ठीक है। अब इससे उल्टा सोचो। सोचो आपकी मम्मी ना कहती है कि मैं तो 8 बजे खाना दूंगी और 8:30 बजे बंद कर दूंगी। अब कॉलेज आप लेट पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपका एक तो नहाने का और जाने का, ठीक है, उनका आपको आपस में देखना है। खाने का टाइम तो आपका फिक्स्ड है 8 बजे, ठीक है। तो उनका आपस का रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस समय नहाऊं कि मैं खाना भी खा लूं, ठीक है, और चला भी जाऊं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ना हमने कांस्टेंट कर दी ताकि हम बाकियों के रिलेशन को पढ़ सकें, बाकी दो चीज़ों के रिलेशन को पढ़ सकें। वैसे ही हमें गैस में करना है। हम एक बार ही टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे ताकि हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ सकें, फिर हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे ताकि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का पढ़ सकें, ठीक है। इससे क्या है, हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइफ में भी एक चीज़ कांस्टेंट होनी ज़रूरी है, नहीं। लेकिन किसी भी चीज़ को बेसिक से समझने के लिए हमें कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम एक पैरामीटर फिक्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ जानी चाहिए आपको बस। सो बैक टू द पॉइंट। अ सिस्टम इज इन अ डेफिनेट स्टेट, अ सिस्टम इज इन अ डेफिनेट स्टेट और कंडीशन, ये वाला पैराग्राफ पे आ गए हम, ठीक है। When all of the properties of the system have definite values which are determined by the state of the system. Thus, the state of a system is described by specifying the values for some or all of its properties. The important question is whether it is necessary to give value of 50 different properties to ensure that the state of the system is completely described. The answer depends to a certain extent upon how accurate a description is required. If we were in the habit of measuring the values of properties to 20 significant figures, it would take a lot of time, right? And thank heaven we are not. Then quite a value of quite a long list of properties would be required. Fortunately, even in the experiments of great refinement, only 4 properties are required. जो हमने अभी पढ़ी, वो 4 properties कौन सी हैं? वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ओके। The equation of state of the system is the mathematical relationship between the values of these 4 properties. Only 3 of these must be specified to describe the state. The fourth can be calculated from the equation of state, which is obtained from the knowledge of the experimental behavior of the system. ये वाला पैराग्राफ अभी पढ़ लो, समझ नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इसके बाद में उन्होंने क्या है, उन्होंने वही किया कि एक चीज़ कांस्टेंट रखनी है और बाकी दो की वो निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और ये 1662 के साइंटिस्ट हैं जब इन्होंने डिस्कवरी की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉल्यूम, मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बारी, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग तो तभी हो पाएगी। देखो फिगर 2.1 देखो, इन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ना रिलेशन निकालने की कोशिश की। तो उन्होंने गैस ली, और गैस कौन सी ली पढ़ेंगे अभी,
तो उन्होंने गैस ली और उन्होंने क्या किया, उसकी वॉल्यूम उसका प्रेशर बढ़ाया और देखा कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, और टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट। तभी तो 2 फैक्टर पढ़ पाओगे कि उनका आपस में कितना टाइम में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ उन्होंने कर दी कांस्टेंट, टेम्परेचर उन्होंने 25 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो वो देख रहे हो आप ग्राफ कैसा आ रहा है, जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं 2 3 4, वैसे वैसे वॉल्यूम घटती जा रही है। 1 पे कितनी ऊपर थी, देखो 1 पे कितनी ऊपर थी, 2 पे कितनी कम हो गई, 3 पे और कम हो गई, 4 पे तो बहुत ही कम हो गई। ठीक है, तो किसी भी पेज से वो वॉल्यूम जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है, कह रही हूँ बढ़ती जा रही है। प्रेशर जो है घटता जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, और प्रेशर अगर बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम घटती जा रही है, यानी कि इनमें आपस में इन्वर्स वेरिएशंस हैं। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक दूसरे से अपोजिट वो घट बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे ही एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चार्ल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो प्रेशर कांस्टेंट करता हूँ और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है पर बढ़ रही है अगर प्रेशर सेम है तो। ठीक है, ये 2 चीज़ें उन्होंने देखी। फिगर 2.2 भी आप चेक कर सकते हो, देख लो। ठीक है, इसको पॉज कर लो, बना लो अगर बनाना है तो। तो जो साइंटिस्ट थे बॉयल, उनके डेटा ने इंडिकेट किया कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इन्वर्स वेरिएशन हटाएंगे तो। ठीक है, इट ऑल अप्लाइज ओनली टू अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मास तो फिक्स्ड है ही गैस का, टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट मान लिया है बॉयल्स लॉ के लिए। Later, the experiments by Charles showed that the constant C is a function of temperature. This is a rough statement of Charles' law. Gay-Lussac made measurements of the volume of a fixed mass of a gas under a fixed pressure and found that the volume was linear function of the temperature. This is expressed by the equation this, where T is the temperature and A and V are constant. देखो ये सारा ना चार्ल्स लॉ के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि जो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब आपका जो काम है वो ये है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको पढ़ना है पूरा और इसको पढ़ना है पूरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं होमवर्क है एक तरह से, कि आपको ये कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको रिलेशन कराऊंगी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का विद काइनेटिक गैस इक्वेशन, वो इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरे को पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगे लॉस। वेलोसिटी पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, 500 केल्विन वाला वो निकालना था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकाल लेंगे। अभी पहले जो हमारा फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हम डेरिवेशन कर लें बॉयल्स लॉ की और चार्ल्स लॉ की विद मतलब उसको क्या करना है, एक तो डेरिवेशन तो हमें पता है, हमने देख लिया कि साइंटिस्ट ने किस तरह से निकाला है। हमने ना एक वो भी बनाई है, काइनेटिक गैस इक्वेशन निकाली थी, हमें उससे रिलेट करना है हमारे इसको क्या बोलते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को हमें डिराइव करना है, लेकिन काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव करना है। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं उसकी डेरिवेशन आपको करा देती हूँ। सो देखो बॉयल्स लॉ, सबसे पहले बॉयल्स लॉ का रिलेशन निकालते हैं। आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सो हमें पता है, पहले तो हमें ये पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन T एंड N आर कांस्टेंट। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस आर कांस्टेंट, मतलब वही मास से ही रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली मोल्स हमने कांस्टेंट मान लिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो है ही। ठीक है, ओके। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है,
अब यहाँ से हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन में हम सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ ½ mv², ठीक है। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था हमने। सेकेंड काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV = 1/3 mNc², ठीक है। इन दोनों को m की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ पे डिनोट करूँगी k से, अब आगे k से करूँगी खाली। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए k × 2/v² = m। देन सेकेंडली PV × 3/nc² = m। इनको इक्वल बता सकते हैं ना एक दूसरे के, तो क्या आएगा, वी वुड गेट 2k/v² = 3pv/nc²। c² और v² तो सेम ही है ना। काइनेटिक गैस इक्वेशन में हम c² किसको लिखते हैं, वेलोसिटी को, तो c² को v² भी इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो विल गेट 2k/v² = 3pv/nv²। तो इससे ये कट गया, v से v कट गया। अब इसको ना प्रेशर की टर्म्स में ले आओ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो पॉज करके, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2k = 3pv/n, लास्ट इक्वेशन से निकाल लिया था। अब इसको p की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, p = 2k/n/v। अब k क्या होता है, k तो इज़ ऑलरेडी आ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में 3 भी आएगा। 2/3 भी क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और n को हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है। तो इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है, हेंस वी कंक्लूड क्या, कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। इस तरह से हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू बॉयल्स लॉ प्रूफ कर दिया। ये आपको करना एग्जाम में आ सकता है। यही सब बताओगे कि सिंस 2/3, k and n are constant, therefore P is inversely proportional to V, which is Boyle's law. That's it. इसको कॉपी कर लो। अब देखो इसी तरह से ना हम चार्ल्स लॉ भी कर सकते हैं, ओके। चार्ल्स लॉ को भी इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। PV = 1/3 mnc² होता है, हमें पता ही है। फिर चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट तो पता है ना, V is directly proportional to T when we are considering P and N are constant, ओके। हमें भी पता है PV = 2/3 of KE, KE नहीं, 2/3 of KN, ये हमने निकाला था अभी पिछली इक्वेशन में ही। PV = 2/3 of KN, ठीक है।
अब इस के एन को ना हम रिप्लेस करेंगे, तो हमें मिलेगा फाइनली पी वी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ के डैश टी। एन को रिप्लेस किया है बेसिकली मैंने। सो देन वी विल गेट v is equal to 2/3 ऑफ के डैश टी बाय पी। हमने p कांस्टेंट माना है, k डैश कांस्टेंट है, 2/3 तो कांस्टेंट होती है वैल्यू, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t विच इज़ योर चार्ल्स लॉ। ठीक है, दिस इज ऑल योर अबाउट योर डेरिवेशन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। को पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। आपको कहीं भी एसएस लेना है, कुछ रह गया है तो ले लो। मैं सारी स्लाइड्स एक एक करके प्लेस कर रही हूँ। 1 दिस सेकेंड वन, इसको रीड करना है अच्छे से, ये हमने समझा ही दिया था। थर्ड वन रीड करनी है भी, ये हम करेंगे, क्वेश्चंस पेंडिंग है। नाउ थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विच इज़ फॉस्फोरस डार्क क्लासेस। सब्सक्राइब इट गाइज, आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने से ही बढ़ेंगे। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ इट वॉज हेल्पफुल टू any one person also, then that it means a lot to me. Thank you guys.